इज प्रोटेक्टेड बाय इनवलप, न्यूसेलस इनवलप से प्रोटेक्टेड है। बताओ इनवलप से है कि बहुत सारे इंटीग्यूमेंट से है? इनवलप से। एंजियोस्पर्म में आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, आगे चल के टेस्टा और टेजमन बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरली इंटीग्यूमेंट बोल सकते हैं, लेकिन ये इंटीग्यूमेंट केवल प्रोटेक्टिव कवरिंग का तरीके से काम कर रहे हैं। ये बहुत काम के नहीं, और अगर काम के होते तो ये हमारे कोट का फॉर्मेशन कर लेते। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय इनवलप एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओब्यूल। द ओब्यूल आर बोर्न ऑन The ovule are born on a megasporophyll which may be clustered from female core. जो ओब्यूल्स है ये मेगास्पोरोफिल पे बॉर्न होते हैं, जो कि क्लस्टर होके किस चीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं? फीमेल को। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। ये बताओ क्या हम मेगास्पोरेंजियम को ही ओब्यूल कहते हैं? क्या ओब्यूल के अंदर प्रेजेंट टिश्यू को न्यूसेलस बोलते हैं? क्या न्यूसेलस की कुछ सेल डिफरेंशिएट हो जाती हैं? डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल कहलाती हैं? क्या मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है? क्या मियोसिस से मेगास्पोर्स बनते हैं? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। क्या इनमें से 3 डिजनरेट कर जाएंगे? क्या केवल एक बचेगा? क्या उसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कहेंगे? क्या उस फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस हो जाएगा? एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन हो जाएगा? एम्ब्रियोसैक के अंदर आर्किगोनियम बन जाएंगे? 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 भी बन सकते हैं और 2 से ज्यादा। उन आर्किगोनियम के अंदर आगे चल के एग सेल्स बन जाएंगी। एम्ब्रियोसैक के अंदर 2 चीजें हैं, आर्किगोनियम और एंडोस्पर्म। आर्किगोनियम और आर्किगोनियम के अंदर एग सेल है, और बाकी जो बाहर का स्ट्रक्चर है हमने उसको एंडोस्पर्म का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एंडोस्पर्म। यहाँ पे हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। कैसा होगा? हैप्लॉइड। कैसा होगा? हैप्लॉइड। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। जो भी मेगास्पोर्स बने हैं उनमें से एक मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो प्रेजेंट था, ये आगे चल के मल्टी सेलर फीमेल गैमेटोफाइट बना लेता है। मल्टी सेलर, डिप्लॉइड नहीं है, मल्टी सेलर है, यानी कि मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होंगे। और मल्टीपल सेल्स तो प्रेजेंट होंगी ना, इतने सारे एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्मिक सेल्स हैं, एग सेल्स है, 2 एग सेल्स प्रेजेंट है, तो ये मल्टी सेलर स्टेज तो हुई ना। मल्टी सेलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया। अंडरलाइन करिए इसको, 2 और मोर। 2 और मोर आर्किगोनिया, 2 भी हो सकती हैं और 2 से ज्यादा, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती हैं। हो गया? The multicellular female gametophyte is also retained within megasporangium. ये जो मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट बना है, ये भी स्पोरेंजियम के अंदर ही बना है, अंदर ही रिटेन्ड करेगा। ऑल्सो लिखा है कि इज लिखा है केवल ऑल्सो, यानी कि मेल गैमेटोफाइट भी करेगा और फीमेल गैमेटोफाइट। आगे वाली लाइन फिर से अंडरलाइन करिए और स्टार बनाइए इस लाइन के ऊपर। Unlike Brio and Pterido, in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have independent free living existence. ब्रायो और टेरिडो में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं प्लांट बॉडी के, लेकिन यहाँ पे अच्छा ये मत सोचना कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि अपनी अपनी प्लांट बॉडी के ऊपर, अपनी अपनी प्लांट बॉडी के ऊपर। अनलाइक ब्रायो एंड टेरिडो, इसका मतलब लोग ये भी समझ लेते हैं कि मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मेल गैमेटोफाइट जिस पौधे पे बना है उस पौधे के स्पोरेंजियम के ऊपर डिपेंडेंट है, और फीमेल गैमेटोफाइट जिस स्पोरेंजियम के अंदर बना है उस फीमेल स्पोरेंजियम के ऊपर डिपेंडेंट है। दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। ये स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं। pollen grain is released from microsporangium. pollen grain microsporangium से रिलीज होते हैं and they are carried in air current, और ये एयर करंट से कैरी हो जाते हैं and come in contact with the opening of ovules, और ओव्यूल की ओपनिंग में आके मिल जाते हैं। born on megasporophyll। उसके बाद में जो वेजिटेटिव सेल होती है ये pollen tube का फॉर्मेशन कर लेती है। the pollen tube carrying the male gamete grows toward archegonia in the ovule and discharge they are contained near the mouth of archegonia. Following fertilization हो जाती है, एग सेल जो होते हैं ये मेल गैमेट से फ्यूज कर जाते हैं और जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? और जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बना लेता है। क्या बना लेता है? एम्ब्रियो। और ओव्यूल आगे चल के सीड बना लेता है। क्या बना लेता है? सीड।
और ये जो सीड्स बने हैं ये कवर्ड नहीं होते। एक बार फिर से पूरा देख जाओ। कल तुम लोगों का केमिस्ट्री का टेस्ट है। सो रहे हो? देखो यार कितना झूठ बोलता है अरे बाप रे। तुम्हारी आंखें छोटी, मेरी आंखें छोटी थोड़ी है, मुझे दिख रहा था। ये पढ़ रहा था कि आंखें बंद, सच बताना। पता नहीं मैं कह नहीं सकता, बाद में गुस्सा हो जाएगा फिर। तो मतलब सो रहा था, इसका मतलब सो रहा था। मन में प्रॉपर ये ऐसे किया था। देख रहा था फिर से देखो, ऐसे फिर से देखो। हाँ अच्छा यार, एक मिनट रुको, मैं ये देख रहे हो तुम? कोई और पेज खोलता है। वैसे करो। हाँ यार, उसकी आंखें छोटी छोटी हैं। अच्छा कुछ भी। थर्ड वाले का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा एग्जांपल में जिम्नोस्पर्म? सोचो क्या होगा, तुम एक बार बोल के देखो। गिंको। हाँ, गिंको बायलोबा, मतलब पूरा नाम होता है। गिंको याद रखो या गिंको याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गिंको भी बोल सकते हैं, जिंको मत बोलना। जिंको भी बोल दो तो भी चल जाएगा, पढ़ लेना बस, आए तो पढ़ लेना। ये जिंको गिंको गिंको कुछ भी लिखा है, वैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है गिंको। पढ़ लिया गिंको। यार प्लांट किंगडम वाला टेस्ट अच्छे से दोगे ना तुम लोग? ये तो तुमने बायोलॉजिकल के लिए भी बोला था। तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता बेटा। फाउंडेशन वाले तुमसे आगे निकल गए, शर्म करो। फाउंडेशन वाले जो 11th 12th पढ़ रहे हैं, वो कुछ भी पढ़ो बेटा, तुम तो उनसे बड़े हो ना, तो बड़े होने से ही सब कुछ होता है। ये क्या नहीं है यार, तुम्हारे और मेरे में क्या अंतर है? मैं तुमसे बड़ी हूँ। नहीं नहीं, मैं बड़ी हूँ इसलिए शायद मैंने तुमसे ज़्यादा पढ़ लिया है ये इन किताबों को। तो तुम उनसे बड़े हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन किताबों को तुम ज़्यादा पढ़ लो। कोई बात नहीं, वो भी बच्चे ब्रिलियंट हैं। तुमसे ज़्यादा होशियार होंगे तो बेटा उन्हीं की फिर सिलेक्शन होगा, तुम्हारा तो होगा नहीं। ये भी बात है ना, कंपटीशन चल रहा है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म। एक्चुअली में उनका नंबर ज़्यादा है, बात ये है। वो डेढ़ ऐसे समथिंग 150 अराउंड है। तुम लोग यार सब मिला के 50-60 हो, तो 150 में से प्रोबेबिलिटी याद हो जाती है ना। ऐसा देखो, ये सब बातें होती हैं। कैसे कर दोगे? चुप रहो एकदम। एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म को ध्यान से पढ़ना। क्यों, अगला चैप्टर तुम लोगों का मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करें कि एनिमल किंगडम? एनिमल किंगडम पढ़ना चाहते हो? चलो एनिमल किंगडम कर लेंगे। शांत रहिए। एंजियोस्पर्म, बेटा एंजियोस्पर्म के बारे में हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ना है, बातें मत करो। एंजियोस्पर्म के बारे में हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी, फ्लावरिंग, प्लांटिंग में हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एंजियोस्पर्म के बारे में केवल कुछ चीज़ें जान लीजिए। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं? फ्लावर, यानी कि ये वो पौधे हैं जिनमें फूल खिलता है, फ्लावरिंग प्लांट। पता है पूरे प्लांट किंगडम में इकलौते पौधे जिनमें फूल खिलता है आर द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। पूरे प्लांट किंगडम में कहीं पे अगर फूल खिलता है तो वो कौन से पौधे होते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में मैं बोलूँ सीड बनता है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इन सारी चीज़ों का तो फॉर्मेशन पहले ही हो चुका है।
तो ये सारी चीजें तो प्रेजेंट होंगी ही होंगी, लेकिन फिर से सुन लीजिए, एंजियोस्पर्म में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ का फॉर्मेशन हो जाता है, जाइलम और फ्लोएम बन जाते हैं, फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है, सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका? सीड। और इनका जो सीड होता है ये कवर्ड होता है, कैसा होता है? कवर्ड, कवर्ड सीड। इसका मतलब ये है कि इनका ओव्यूल भी इंटीगुमेंटेड होगा, कवर्ड ओव्यूल, है ना? ओव्यूल ही तो सीड बनाता है। जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल कवर्ड नहीं था, इसलिए सीड भी कवर्ड नहीं हो पाया। इनका ओव्यूल भी कवर्ड है तो सीड भी कैसा होगा? कवर्ड। ट्रू रूट प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है। अगर आप किसी एंजियोस्पर्मिक पौधे को बेटा देखें, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सामने बैठा हूँ। आप मुझे क्यों देख रहे थे? मैं निर्दोष हूँ। इसमें रूट्स प्रेजेंट होती हैं, स्टेम प्रेजेंट होता है, और स्टेम में लीफ प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती हैं? दीज आर लीफ। और तो और इसमें फूल भी प्रेजेंट होता है, फ्लावर भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फ्लावर। तो यार इसमें फूल भी लगा रहता है, लगा देते हैं एक फूल। यानी कि लगभग इसमें सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टिपिकल प्लांट में, हाईएस्ट प्लांट में प्रेजेंट होने चाहिए। इसमें रूट प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है, फ्लावर प्रेजेंट है, फ्रूट प्रेजेंट है, सीड प्रेजेंट है, और तो कुछ हो नहीं सकता है। इतनी सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो, मॉर्फोलॉजिकली देख सकते हो, एक्सटर्नली देख सकते हो। ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। रूट दिखाई देगा, स्टेम दिखाई देगा, लीफ दिखाई देगी, फ्लावर दिखाई देगा, फ्रूट दिखाई दे सकता है, और सीड दिखाई देगा। ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। अगर आप रूट की बात करो बेटा, तो इनमें रूट दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो। रूट इनमें दो प्रकार की होती हैं जनरली, वैसे तो बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जनरली दो प्रकार की रूट होती हैं। First is called as tap root system and second is called as fibrous root system। बताइए, डायरेक्ट रेडिकल की डायरेक्ट इलोंगेशन से बनने वाली रूट का नाम क्या है? मार खाओगे तुम लोग। आज लास्ट डे है, मैं बता रही हूँ। अगर दोबारा तुमने ये सारी हरकतें की, बहुत बुरा हो जाएगा तुम लोगों के साथ। खराब ना हो जाए इसलिए मैं कह रही हूँ, तुम्हारा तो पैसा है नहीं, तुम्हारे माँ बाप का पैसा है, इसलिए बोल रही हूँ पी लो, खा लो, जो करना है कर लो, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ भी किया तो समझे रहना। फिर बताइए, रेडिकल की डायरेक्ट इलोंगेशन से बनने वाली रूट का नाम? प्राइमरी रूट। कौन सी रूट? प्राइमरी रूट में ब्रांचेस सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट में ब्रांचेस टर्शियरी रूट, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट सारी रूट्स मिलके कौन सी रूट बना लेती हैं? टैप रूट। कौन सी रूट? और टैप रूट सिस्टम जनरली डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम में बेटा क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट होती है ये शॉर्ट लिव्ड होती है। रेडिकल की डायरेक्ट इलोंगेशन से प्राइमरी रूट बनती तो है, लेकिन प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। कुछ ही समय में ये डीजनरेट कर जाती है, और डीजनरेट करने के बाद वंश ऑफ रूट से ये रिप्लेस हो जाती है, और इस प्रकार के रूट्स को हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। कौन सा रूट सिस्टम? और ये फाइब्रस रूट सिस्टम, गुच्छेदार जड़ें जो होती हैं, आप किसी गेहूं के पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो जो गुच्छे में जड़ें आती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं फाइब्रस रूट। कौन सी रूट? ये फाइब्रस रूट सिस्टम जनरली मोनोकॉट में प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? मोनोकॉट। स्टेम बेटा इनका अपराइट होता है, और इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में जान लीजिए, बाकी तो हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे ही।
नोड्स वो रीजन होते हैं जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स बची रह जाती हैं। नोड्स आर द रीजन वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स रिमेन्ड, जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स बची रह जाती है। जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो हमेशा मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही ग्रोथ कराती हैं। तो आगे बढ़ते हुए मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमेशा वैसे टिप पे प्रेजेंट होती है, आगे बढ़ाती रहती है, डिवीजन करती जाती है। लेकिन होता क्या है, ग्रोथ के समय पे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स कुछ जगह पे छूट जाती हैं, और जहाँ पे छूट जाती है वहीं पे नोड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? और दो नोड के बीच के रीजन को हम इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? दो वर्ड होते हैं, एक होता है जियोट्रॉपिक, और एक होता है फोटोट्रॉपिक। इनका मतलब समझ लीजिए, क्योंकि ये काफी बार आपको सुनने को मिलेंगे। जियोट्रॉपिक का मतलब होता है टुवर्ड ग्रेविटी। बताओ, ग्रेविटी नीचे साइड वर्क करती है कि ऊपर साइड? नीचे साइड। तो रूट्स का जो फॉर्मेशन है, रूट्स की जो ग्रोथ है, ये नीचे साइड हो रही है जनरली। ठीक, जनरली हमेशा मैं वर्ड यूज करूंगी, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शंस प्रेजेंट है, लेकिन जनरली रूट्स कैसी होती हैं? डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड होती है तो आप रूट्स के लिए बोलोगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक। सनलाइट कहाँ होती है? सूरज कहाँ पे होता है? ऊपर। सन कहाँ पे है? ऊपर। तो कोई सूरज की दिशा में मूव कर रहा है तो उसको बोलते हो, एक मिनट, जो सूरज की दिशा में मूव कर रहा है उसको बोलोगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। क्या बोलोगे? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो रूट्स, सूरज ऊपर है, रूट्स नीचे मूव कर रही हैं, तो रूट्स हमारी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है कि पॉजिटिवली नेगेटिव? कैसी है? नेगेटिवली। कैसी है? सूरज ऊपर है, जड़ें नीचे जा रही हैं, तो नेगेटिव जा रही है ना, अपोजिट जा रही है ना। तो रूट्स कैसे हो जाती है बेटा? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। याद रहेगा। अगर हम स्टेम के लिए बोले तो स्टेम ऊपर जा रहा है, यानी कि नीचे ग्रेविटी काम कर रही है, और ऊपर स्टेम जा रहा है, यानी कि स्टेम होता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन सनलाइट ऊपर है और ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है, तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये अलग से कहीं दिया नहीं है, कुछ जनरल वर्ड हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक क्या होता है? ये बताओ, अगर ग्रोथ जो है ये सूरज की दिशा में हो रही है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? और अगर नीचे की साइड ग्रोथ हो रही है तो? अगर जियोट्रॉपिक की कंपैरिजन में बात करेंगे तो नीचे की साइड ग्रोथ हो रही है तो जियोट्रॉपिक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नीचे साइड और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक ऊपर साइड। स्टेम अपराइट होता है, नोड्स इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेम का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम? तो इसका काम होता है कंडक्शन कराना, कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर मिनरल्स। वाटर और मिनरल को रूट से एब्जॉर्ब करा के पत्तियों तक पहुंचाना, और पत्तियों ने जो खाना बनाया है उसको, आ जाओ, आना चाहते हो? आ जाओ, तुम आ जाओ। नहीं तुम आ जाओ, ये तुम पढ़ा लो अब। कोई बीच में नहीं बोलेगा, जब पढ़ाते हैं तब ऐसी चीजें मत किया करो। आता है, मुझे पता है। अच्छा, स्टेम का काम होता है कंडक्शन करने का। किस चीज का? कंडक्शन। ये वाटर और मिनरल को ऊपर भेजेगा क्योंकि रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है, और पत्तियों ने खाना बनाया है, तो ये पत्तियों का खाना पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक, तो स्टेम का फंक्शन हो जाता है कंडक्शन करने का। हालांकि और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, रूट के भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन रूट का मेन फंक्शन होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। ये लीफ है बेटा, और लीफ यहाँ पे दो प्रकार की हो सकती है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। मैंने आपको सिंपल और कंपाउंड लीफ में अंतर समझाया था, याद है? सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ मैंने आपको अंतर समझाया था। बताओ, अगर इंसाइजन मिडरिब को टच नहीं कर रहा है तो और अगर इंसाइजन ने मिडरिब को टच कर लिया तो कंपाउंड लीफ कितने प्रकार की? दो, पिनेटली और पामेटली। और तीसरी कौन सी है? किसने बोला तीन प्रकार की? किसने तीन बोला था? नहीं बोला। कंपाउंड लीफ कितने प्रकार की? दो, पिनेटली और पामेटली। पिनेटली और पामेटली के बीच में देखो, जब एक कॉमन एक्सिस प्रेजेंट होती है, बहुत सारी लीफलेट जब ऐसे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। ठीक,
और जब एक कॉमन पॉइंट होता है और वहीं पे बहुत सारी ढेर सारी पत्तियां निकलती हैं तो इसको बोल देते हो पामेटली। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ में एक कॉमन एक्सिस होती है और पामेटली कंपाउंड लीफ में एक कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है बेटा। लीफ दो प्रकार की हैं, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। लीफ का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, इसमें वेन्स और मिलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो डंडी के जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज पेटियोल। ये पत्ती जो है ये पेटियोल की मदद से स्टेम से अरेंज होती है, स्टेम से अटैच होती है या ब्रांच से अटैच होती है। और ये पॉइंट जो आपके स्टेम से या ब्रांच से अटैच करने का काम करता है इसको हम लीफ बेस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? लीफ बेस। और ये जो पूरा पार्ट आपका दिख रहा है एक्सपोज्ड पार्ट दिस इज कॉल्ड एज लैमिना। इसको हम क्या कहते हैं? लैमिना। ये बात क्लियर है? फ्लावर इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंजियोस्पर्मिक पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। कौन सा होता है? फ्लावर। और फ्लावर में चार चीजें प्रेजेंट होती है। कितनी चीजें? चार। ये जो हरी हरी आप देख रहे हो ये सेपल्स हैं। कलरफुल जो देख रहे हो दीज आर पेटल्स। दिस इज गाइनीशियम। गाइनीशियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनीशियम किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड एंड्रोशियम रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बातें क्लियर है? यही सारी चीजें एंजियोस्पर्मिक प्लांट की हमें आगे चल के फ्लावरिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में यही सारी चीजें पढ़नी है। तो ये सारी चीजें बेटा जनरल एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है। एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं, हर जगह लगभग बहुत सारी जगह प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा डाइवर्स पौधे जो होते हैं ये एंजियोस्पर्मिक पौधे होते हैं। कौन से पौधे होते हैं? इनकी हाइट बहुत छोटी छोटी भी होती है और बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। स्मॉलेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। स्मॉलेस्ट का नाम है बुल्फिया। क्या नाम है? और लार्जेस्ट का नाम है यूकेलिप्टस। क्या नाम है? यूकेलिप्टस का नाम सुना होगा ना आपने? रेडवुड ट्री सिकोया यार मुझे आइडिया नहीं है लेकिन यूकेलिप्टस 100 मीटर के हो जाते हैं। यूकेलिप्टस की बहुत ज़्यादा एज होती है। कितनी एज होती है? पीपल से बरगद से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं क्या? मतलब वैसे बाकी ट्रीज की कंपैरिजन में ज़्यादा। हाँ बिल्कुल ज़्यादा होती है, मतलब इसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होती है। बड़ा पौधा होता है और ज़ीरोफिटिक एरिया में ज़्यादातर ग्रो करता है। ऐसे एरिया में ज़्यादातर ग्रो करता है जहाँ पे पानी की कमी होती है क्योंकि उसको मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बेटा। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज वुल्फिया एंड लार्जेस्ट इज यूकेलिप्टस। इसके अलावा एंजियोस्पर्म के जो पौधे होते हैं ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, दवाइयों के लिए यूज किए जाते हैं, वेरियस चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलिए आइए जरा एंजियोस्पर्म को पढ़ लेते हैं। एंजियोस्पर्म को बेटा हमें आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ना है। एक और आखिरी चीज, एंजियोस्पर्मिक डिवीजन है। क्या एक डिवीजन है कि क्लास है? डिवीजन है। क्या है? ब्रायोफाइट, ट्राइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे डिवीजन ही तो हैं। ये प्लांट किंगडम के क्या हैं? डिवीजन। ये जो एंजियोस्पर्म डिवीजन है हमने इसको दो क्लास में डिवाइड कर दिया, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट एंड अब डाइकॉट मोनोकॉट के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोगों को आगे वाले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में बहुत कम दिया है तो हम लोग भी इतना ही पढ़ेंगे। देखिए जरा, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओब्यूल आर नेकेड, जैसा आपने जिम्नोस्पर्म में देखा था कि ओब्यूल नेकेड है, एंजियोस्पर्म जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं इनमें पॉलन ग्रेन और ओब्यूल आर डेवलप्ड इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। एंजियोस्पर्म का जो ओब्यूल होता है ये कवर्ड होता है और इनमें जो स्ट्रक्चर होता है पॉलन ग्रेन और ओब्यूल ये फ्लावर में डेवलप होता है। कहाँ पे डेवलप होता है? फ्लावर्स। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म में जो सीड होते हैं ये फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? फ्रूट के। एक छोटी सी चीज और समझ लो यहाँ पे, बाकी तो हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग इनके फ्लावर की बेटा बात करें, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड बेसल बल्ज पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी। सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, बीच वाला स्टाइल होता है और सबसे नीचे वाला ओवरी।
ये फ्लावर जो है ये फ्लावर का गाइनीशियम है। क्या है ये? गाइनीशियम। और ये गाइनीशियम फ्लावर के जिस पार्ट के ऊपर प्रेजेंट है इसको हम थैलेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इस थैलेमस में तीन चीजें और अटैच हैं। एक तो सैपल्स अटैच है, पेटल्स अटैच हैं, these are petals, these are sepals, और एक पार्ट और प्रेजेंट है। कौन सा पार्ट है? एंड्रोशियम। कौन सा है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम और प्रेजेंट है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड्रोशियम। एंड दिस इज गाइनीशियम। ये गाइनीशियम है जिसके तीन पार्ट हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट का नाम है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, एंड बेसल बल्ज पार्ट इज कॉल्ड एज ओवरी। इस ओवरी में कैविटी होती है। क्या होती है? कैविटी, जिसको हम ओवेरियन कैविटी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ओवेरियन कैविटी। और इस ओवेरियन कैविटी में सेप्टा आ जाता है, और ओवेरियन कैविटी के अंदर जो दो डिवीजन्स बन गए इनको हम क्या देते हैं? लोक्यूल। क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? लोक्यूल। और इन्हीं लोक्यूल के अंदर ओव्यूल लगते हैं। क्या लगते हैं? ओव्यूल। फिर सुनना, सबसे बाहर ओवरी, ओवेरियन कैविटी, लोक्यूल। हो सकता है अगर ये सेप्टा प्रेजेंट ना हो तो ओवेरियन कैविटी ही लोक्यूल है, अगर सेप्टा प्रेजेंट ना हो। लेकिन अगर सेप्टा हो तो ओवेरियन कैविटी अलग और लोक्यूल अलग। ओव्यूल के अंदर लोक्यूल के, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल। हाँ, क्या है? सबसे ऊपर ओवरी, उसके अंदर लोक्यूल, उसके अंदर ओव्यूल। फिर से बाहर क्या है? ओवरी, फिर क्या है? लोक्यूल, फिर क्या है? इतना क्लियर हुआ? ये जो ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। किस में हो जाता है? सीड में। ये बताओ, ये ओव्यूल ओवरी के अंदर है ना? किसके अंदर है? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाला पूरा प्लांट पार्ट गायब, सब कुछ गायब, केवल बचेगी ओवरी। क्या बचेगी? क्योंकि यही ओवरी फ्रूट बना लेती है। क्या बना लेती है? फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद फूल की सारी चीजें गिर जाती हैं, केवल ओवरी बची रह जाती है, क्योंकि ओवरी फ्रूट बना लेती है और ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल सीड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? तो एंजियोस्पर्मिक पौधों में फ्रूट प्रेजेंट होता है और फ्रूट के अंदर सीड होता है। क्या होता है? बताओ, फ्रूट किस पार्ट से बना? गाइनीशियम से कि ओवरी से? ओवरी से। गाइनीशियम के पूरे पार्ट से नहीं बना ना, स्टिग्मा स्टाइल तो नीचे गिर गया। केवल किससे बना? ओवरी से। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट थे? लोक्यूल। क्या थे? तो लोक्यूल ने क्या बना लिया? सीड। क्या बना लिया? सॉरी, ओव्यूल ने क्या बना लिया? सीड। लोक्यूल के अंदर ओव्यूल थे और ओव्यूल ने क्या बना लिया? सीड। एक बार ये स्ट्रक्चर देखो फिर से। क्या रहेगा? क्या करेगा एंड्रोशियम? खत्म, सब खत्म। फ्रूट देखा है कभी? फ्रूट देखा है ना? तो फ्रूट में क्या होता है? सैपल पेटल लगे रहते हैं, कुछ कुछ में लगे रहते हैं, वो फॉल्स फ्रूट हो जाता है। अभी तो हम जनरल फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं ना। क्लियर हो गया? दिक्कत कोई? दिक्कत समझ में ही नहीं आया? दिक्कत कहाँ से होगी? दिक्कत होने के लिए पहले समझने में तो आना चाहिए। लोक्यूल का क्या होगा? बचा रहेगा। ओवरी के अंदर है ना, तो ओवरी बच गई तो लोक्यूल बच गया। ठीक। लोक्यूल तो कुछ नहीं है, एक बैग है।
लोक्यूल कुछ नहीं है, वो तो एक स्पेस है। मैम ऐसे नीचे है तो नीचे का ऊपर वाला वो तुम चुप रहो यार, फालतू बात करते हो। वो फॉल्स फ्रूट में आती है। ठीक है, समझ में आ गया? छोड़ो, सब भूल जाना, केवल एक चीज याद रखना कि ओवरी फ्रूट बनाती है और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल जो कि सीड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मतलब ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट। और ओव्यूल क्या बनाते हैं? सीड। याद रहेगा? क्या ऐसी कोई ओवरी जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट थी? ओव्यूल था। क्या था? और पता है अगर वहां पे ओवरी होती तो वहां पे भी सीड के ऊपर कोट आ जाता। बीज फल के अंदर होता है कि बीज के अंदर फल होता है? कंफ्यूजन तो नहीं है? फल खाते हो फिर बीज निकलता है कि बीज खाते हो फिर फल निकलता है? फल खाने के बाद बीज निकलता है। तो जो फल है वो ओवरी है और जो बीज निकला वो क्या है? ओव्यूल। जिम्नोस्पर्म में ये फल प्रेजेंट नहीं था, केवल ओव्यूल था। तो ओव्यूल ने केवल क्या बना लिया? सीड। क्या बना लिया? क्या बना लिया? क्या बना लिया? तो जितने भी फल हम खाते हैं ये जिम्नोस्पर्म के होते हैं कि एंजियोस्पर्म के? जितने भी फूल हम देखते हैं ये जिम्नोस्पर्म के होते हैं कि एंजियोस्पर्म के? जितने भी सीड हम देखते हैं ये जिम्नोस्पर्म के होते हैं कि एंजियोस्पर्म के? मार खा लोगे दोनों के। लेकिन जितने भी कवर्ड सीड हम देखते हैं ये जिम्नोस्पर्म के होते हैं कि एंजियोस्पर्म के? बस बस बस। The angiosperm are an exceptionally large group of plants occurring in a wide range of habitats. Wide range of habitats. अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स पौधे हैं। They range in size from the smallest बुल्फिया, बताइए स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट का नाम क्या है? बुल्फिया। To the largest like यूकेलिप्टस जिसकी हाइट 100 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। दे प्रोवाइड, ये हमें क्या क्या देते हैं? फूड देते हैं, फॉडर देते हैं, फ्यूल देते हैं, मेडिसिन देते हैं एंड सेवरल अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। हम इन्हें दो क्लास में डिवाइड कर देते हैं, डाइकॉट और डाइकॉट और डाइकॉट और एंड हेंस योर प्लांट किंगडम इज कंप्लीट। स्वाहा, खत्म, टाटा। क्या? अभी इतना झेल नहीं पाए हो, मैं बताऊं, बताना लोगों को फॉल्स फ्रूट कैसे बनते हैं। जब ओवरी के अलावा फ्रूट फॉर्मेशन में कोई दूसरा प्लांट पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे ओवरी के अलावा थैलेमस का इन्वॉल्व हो जाना, किसी दूसरे प्लांट पार्ट का इन्वॉल्व हो जाना, तो वो फॉल्स फ्रूट बन जाता है। ठीक? कौन सी रूट्स कहाँ से निकलती है? कुछ ब्रांचेस से भी निकलते हैं सपोर्ट के लिए। प्रॉप रूट, दे आर प्रॉप रूट, जैसे हाँ प्रॉप रूट उनको बोलते हैं। अभी क्यों पढ़ रहे हो? मॉर्फोलॉजी में आएगा ना। नहीं वो तो ऐसे ही जनरल। हाँ वो ठीक है, लेकिन बैंगन ट्री में शायद होती है ना। एक बार बेटा जरा ये पूरा चैप्टर देख जाओ, फिर हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। जितना पढ़ाया जा रहा है केवल उतने पे ही फोकस करो, उतना ही झेल जाओ पहले बेटा। सब पे एक एक करके नंबर आएगा। सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं वो एक बार देख जाओ। बिल्कुल बात मत करो, कुछ मत पढ़ो, शांति से बैठे रहो भले, लेकिन शांत रहो बस, बाकी लोगों को पढ़ने दो। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एनिमल किंगडम, हमारा किंगडम। पढ़ लिया? पता है आपने लिविंग बर्ड पढ़ा था? लिविंग बर्ड याद है? मैंने आपको लिविंग बर्ड में बताया था कि बेटा क्लासिफिकेशन करने की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है। 17 से 18 लाख, कितने लाख? 17 से 18 लाख। और 17 से 18 लाख स्पीशीज में पता है आपको एकदम शांत रहना, नया चैप्टर है, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा फिर। 100% स्पीसीज अगर डिस्कवर्ड हुई तो उसमें 70% एनिमल है। सोच सकते हो 17 से 18 लाख स्पीसीज जो डिस्कवर्ड हुई हैं, इनमें 70% स्पीसीज केवल एनिमल्स की हैं। किसकी हैं? एनिमल्स की। किसकी हैं? एनिमल्स की।
इनमें 70% स्पीसीज जो हैं ये एनिमल्स की हैं। तो सोचो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करना तो हमारे लिए और जरूरी है, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करना हमारे लिए और जरूरी है, क्योंकि इतने ज़्यादा एनिमल्स प्रेजेंट है, 70 से 80% एनिमल्स प्रेजेंट है। एनसीईआरटी कहती है कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार की स्पीसीज, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स नजर आते हैं और मिलियंस ऑफ स्पीसीज अभी तक खोजे जा चुकी हैं। तो हमें ज़रूरत है क्लासिफिकेशन करने की, क्लासिफिकेशन सिस्टम की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम 17 से 18 लाख स्पीसीज को आसानी से याद नहीं रख पाएंगे। हमेशा क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हमारी स्टडी को आसान करने के लिए होती है। कभी भी सवाल आएगा कि बताइए क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, तो क्लासिफिकेशन किया जाता है टू मेक आवर स्टडी इजियर, हमारी स्टडी आसान हो सके, इसलिए क्लासिफिकेशन किया गया। एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो 17 से 18 लाख स्पीसीज प्रेजेंट हैं उसमें 70% एनिमल हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन देखना और समझना हमारे लिए और ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, कभी भी जब कोई नया ऑर्गेनिज्म सपोज दैट डिस्कवर हुआ और हमें नहीं पता कि हमें से किस क्लास में, किस ग्रुप में हमें से भेज दे, तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये नए ऑर्गेनिज्म को उसकी जगह देने का काम करता है। सपोज दैट मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके बताया था कि किस प्रकार से न्यूलाइड में फैकल्टी डिपार्टमेंट है। सपोज दैट कोई भी नया कोई इंसान आता है, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म, कोई भी नया इंसान यहाँ पे आता है, कोई भी नया ह्यूमन बीइंग आता है और हमें अगर ये पता चल रहा है कि वो पढ़ाता है तो हम उसे फैकल्टी ग्रुप में डाल देंगे। तो क्लासिफिकेशन ने क्या किया, नए ऑर्गेनिज्म को उसकी अपनी सही जगह पे पहुंचा दिया। तो क्लासिफिकेशन क्या करता है, तो क्लासिफिकेशन पहली चीज हमारी स्टडी को आसान कर देता है। दूसरी चीज, क्लासिफिकेशन से नए ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर प्लेस मिल जाता है, नए ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर उसकी जगह पता चल जाती है, सिस्टमैटिक पोजीशन पता चल जाती है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अगर हम आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन की बात करें तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। पहले ग्रुप का नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। पांचवा ग्रुप कौन सा था? एनिमेलिया। एनिमेलिया के मेंबर्स मल्टी सेलर हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? मल्टी सेलर। कोई भी एनिमेलिया का मेंबर कभी यूनिसेलर हो सकता है? नहीं। आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग हो सकता है, आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग नहीं। कभी अगर सवाल आया कि बताओ अगर यूनिसेलर एनिमल है तो आप उसे किस किंगडम में रखोगे? प्रोटिस्टा में। किस में रखोगे? क्योंकि प्रोटिस्टा का मेंबर यूनिसेलर यूकैरियोट, और इसका कोई भी मेंबर एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, फंगस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। केवल कंडीशन क्या होती है? यूनिसेलर यूकैरियोट। तो बेटा बहुत ध्यान से एक चीज समझना, एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया के ऑल मेंबर्स आर मल्टीसेलुलर विदाउट एनी एक्सेप्शन। बहुत बड़ी बात लिखी है आपके सामने, विदाउट एनी एक्सेप्शन। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। बायोलॉजी में रूल पहले आता है, रूल बाद में आता है, एक्सेप्शन पहले आ जाता है। एनिमल किंगडम का कोई भी मेंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि यूनिसेलुलर हो। कैसा हो? इसके सारे मेंबर कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। क्योंकि अगर कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो हम उसे कहाँ डाल देंगे? प्रोटिस्टा में। कहाँ डाल देंगे? कहाँ डाल देंगे? अगर हम एनिमल किंगडम की बेटा बात करें तो एनिमल किंगडम के बारे में हमें पहली चीज पता चल गई कि दे आर मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर होते हैं। दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? यूकैरियोट्स। अगर बेटा ये यूकैरियोट्स होते तो बताइए इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? होगा। इनके पास सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। ये यूकैरियोट होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सेल वॉल। दे डज नॉट हैव सेल वॉल विदाउट एनी एक्सेप्शन। इनका कोई भी मेंबर कभी भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास सेल वॉल।
और पता है इतनी एक्यूरेसी क्यों मिल पाई? क्योंकि कैरोलस लीनियस की क्लासिफिकेशन सिस्टम से एनिमल के पास सेल वॉल नहीं थी। कैरोलस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था उन्होंने भी सेल वॉल के आधार पे किया था, तो वहीं से क्लासिफिकेशन से एनिमल में कभी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। किंगडम एनिमेलिया के मेंबर सारे मल्टीसेलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। दे हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि सॉलिड फूड इनटेक कर सकते हैं। ये मत बोलना कि हम तो पानी भी पीते हैं, पीते हो लेकिन खाना क्या खाते हो? सॉलिड फूड इनटेक। ये सॉलिड फूड इनटेक करते हैं। कैसा फूड इनटेक करते हैं? सॉलिड। मैंने आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप बताए थे, समझ तो गए होंगे। जैसे मैंने होलोजोइक बोला कि मैं पूछने वाली हूँ। पहला स्टेप आप बताइए, पहला स्टेप क्या था? वाओ, पहला स्टेप इजेशन करा दिया। खड़ी हो पहले, उससे क्या पूछ रही हो? खड़ी हो। पहला स्टेप क्या था? पहले खाएंगे ना, पहले मुंह में खाएंगे तो इंजेशन क्या हो जाएगा? फिर खाना जाएगा स्टमक में, डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन। तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर चौथा स्टेप एसिमिलेशन। देखो एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन में तुम लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। खाना खाया, चबाया दांतों से, मैकेनिकल फोर्स से चबाया, सलाइवा लगा उसमें, उसके बाद में वो बोलस के फॉर्म में गया और हमारे पेट में पहुंचा, पेट में डाइजेशन होने लगा, ठीक। उसके बाद में वो पहुंचा इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुंचा? अब खाने को हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट मतलब छोटे मोनोमेरिक फॉर्म में करता है, या अगर कोई पॉलीमेरिक सब्सटेंस भी है तो उसको भी छोटे छोटे पॉलीमेरिक सब्सटेंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया तो इंटेस्टाइन में टिश्यूज प्रेजेंट है और टिश्यूज के पास सेल्स होती हैं, तो आखिरकार जो खाना है ये टिश्यू फ्लूइड का पार्ट बन जाता है, या सेल की बॉडी का, सेल के प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन जाता है। और इसी स्टेप को हम कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आखिरकार जो ग्लूकोज बना है, जो हमने खाना खाया उससे ग्लूकोज जो बना है, उसकी रिक्वायरमेंट किसको है? हमारी सेल्स को। तो वो ग्लूकोज जब सेल का पार्ट बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जब बाहर निकलता है तो उसको हम कहते हैं ईजेशन। क्या कहते हैं? अब भी भूलोगी? हाँ, लेकिन आपने इंजेक्शन बोला था, इंजेक्शन नहीं बोला था। कोई बात नहीं, अगर इंजेक्शन बोला था तो अच्छी बात है, बैठ जाओ। मार थोड़ी डाला ना तुम्हें। 5 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 5। चलो सब लोग बताओ। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप, ठीक है। एनिमल किंगडम, they are multicellular, they are eukaryote, they does not have cell wall, they have holozoic mode of nutrition। और इनमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत ध्यान सुनना, सेलुलर भी हो सकती है, क्योंकि आर.एच. विटेकर की जो क्लासिफिकेशन का चार्ट आपने देखा था वहाँ से टिश्यू से शुरुआत हुई थी। याद रखना, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी सेलुलर भी होती है। कैसी होती है? सेलुलर। टिश्यू भी प्रेजेंट हो सकते हैं, टिश्यू लेवल की भी हो सकती है, ऑर्गन लेवल की भी हो सकती है, ऑर्गन सिस्टम। और यार ऑर्गन सिस्टम से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अभी तक तो आया नहीं है, किसी के पास प्रेजेंट हो तो बताएं। ऑर्गन सिस्टम ही हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इनमें सेलुलर भी है, टिश्यू लेवल का भी है, ऑर्गन लेवल का भी है और ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी है। इतनी बात याद रहेंगी? बताओ, ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं कि ऑटोट्रॉपिक? हेटरोट्रॉपिक 2 प्रकार के होते हैं जनरली, एक होते हैं हर्बीवोर और एक होते हैं कार्निवोर। हर्बीवोर जो होते हैं ये घास फूस खाते हैं, और कार्निवोर जो होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी कि दूसरे किसी एनिमल को खाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कार्निवोर। ये कुछ भी हो सकते हैं, हर्बीवोर भी हो सकते हैं और कार्निवोर भी। आइए चलिए एनिमल किंगडम देखते हैं। When you look around, जब अपने चारों तरफ देखते हो, you will observe different animals with different structure and form। तो हमें अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं। जब आप बिल्ली को देखते हो तो बिल्ली अलग दिखाई देती है, कुत्ता अलग दिखाई देता है, गाय अलग दिखाई देता है, हाथी अलग दिखाई देता है, इंसान अलग दिखाई देता है, लेकिन हम सब एनिमल हैं। हम सब क्या हैं? एनिमल।
एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, क्योंकि अभी तक मिलियंस ऑफ स्पीसीज की डिस्कवरी हो चुकी है, तो हमें जरूरत है क्लासिफिकेशन करने की। क्या करने की? क्लासिफिकेशन। एंड द क्लासिफिकेशन, पहली चीज है कि क्लासिफिकेशन हमारी स्टडी को आसान कर देता है, और दूसरी चीज है द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग आ सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। किसी नई डिस्क्राइब्ड, नई जो स्पीसीज आई है उसको सिस्टमैटिक पोजीशन देने में भी ये क्लासिफिकेशन मदद करता है। छोटा सा पैरा है, फिर से पढ़ लो। छोटा सा पैरा है, एनसीईआरटी से पढ़ लो दोबारा से। पढ़ो, पढ़ लिया? अब सुनना बेटा, जब भी हम कभी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड कर दें तो हमारे पास कुछ तो बेसिस होना चाहिए। सपोज दैट मैं आपसे कहूं कि बेटा मैं इस क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रही हूँ, तो आप बोलोगे मैम किस आधार पे कर रही हो, किस लिए कर रही हो, किस वजह से कर रही हो, एटलीस्ट वजह क्या है और बेसिस क्या है, किस आधार पे कर रही हो आप। ठीक है, आप कर दो, आपका मन है, लेकिन बेसिस के आधार क्या है? तो मैं बोलूँगी बेटा मैं 2 ग्रुप में डिवाइड कर रही हूँ, जो लड़के हैं एक लड़कों का ग्रुप बनाऊंगी और एक लड़कियों का ग्रुप बनाऊंगी। तो यहाँ पे बेसिस हो गया कि जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल। तो किसी भी प्रकार के क्लासिफिकेशन को करने के लिए हमें बेसिस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? बेसिस की। और इस एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन को भी करने के लिए हमें बेसिस की रिक्वायरमेंट है, हमें आधार चाहिए। किस आधार पे कर रहे हो? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस में सबसे पहली हेडिंग आती है, जिसको हम आज पढ़ पाएंगे, उसके आगे का अगले दिन करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ सेल। सेल्स का अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? सेल्स। मैंने सेल लिखा है कि सेल्स, सेल्स, क्योंकि ये मल्टी सेलर है। कैसे है? यानी कि इनकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है। और सोचो अगर क्लास में एक बच्चा आए तो वो कहीं पे भी बैठ जाए, उसका क्या अरेंजमेंट करना? जब क्लास में बहुत सारे मल्टीपल बच्चे प्रेजेंट होंगे तभी तो अरेंजमेंट कर पाओगे। तो जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है उन्हीं का तो अरेंजमेंट हो पाएगा। तो इनकी बॉडी में क्योंकि मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट थी, इनकी बॉडी में बेटा मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट थी, इन मल्टीपल सेल्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, किस प्रकार से अरेंज होगी, इसी को देखना कहलाता है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। लोएस्ट अरेंजमेंट ऑफ सेल कैसा हो सकता है? देखना, सपोज दैट ये सेल्स, ये सेल्स, ये सेल्स, ये सेल्स, ये बहुत सारी ढेर सारी सेल्स हमारे पास प्रेजेंट थी। पता है, और ध्यान सुनना, इन सेल्स का ओरिजिन भी सेम था। क्या सेम था? ओरिजिन। यानी कि ये सेल्स जो है ये एक ही प्रकार के टिश्यू से या एक ही प्रकार की सेल से मिलके बनी है। एक ही प्रकार की सेल, इनकी मदर सेल, इनकी सबकी मदर सेल एक ही, ठीक, इनकी ओरिजिन एक है। पता है, और तो और ये सेम फंक्शन भी परफॉर्म कर रही हैं। सेम ओरिजिन, सेम फंक्शन। आप बोलोगे मैम मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हैं, सबकी ओरिजिन सेम है। मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हैं, सबकी ओरिजिन सेम है, सबके फंक्शन सेम है। हम तो पढ़ के आए हैं कि ये टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? टिश्यू का। यही पढ़ के आते हैं कि मल्टीपल सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन आर ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्म अ टिश्यू। टिश्यू बना लेती है। यही आप गलत पढ़ के आए। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है टिश्यू की। बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, इनकी ओरिजिन भी सेम है, इनका फंक्शन भी सेम है, लेकिन इनके बीच में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्या नहीं होगा? कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके अगर ये काम नहीं कर रही हैं तब तक टिश्यू नहीं बन सकता है। देखो, सेलुलर लेवल का मतलब ये नहीं होता है कि एक सेल प्रेजेंट है, क्योंकि किसी भी एनिमल में एक सेल प्रेजेंट नहीं हो सकती है। तो सेलुलर का मतलब क्या है? मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन
कुछ सेल्स कुछ काम कर रही हैं, कुछ सेल्स कुछ काम कर रही हैं, कुछ सेल्स कुछ काम कर रही हैं। यहाँ पे काम का बंटवारा तो हुआ है, लेकिन काम का बंटवारा सेल्स ने किया है। किसने किया है? सेल्स। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर तो प्रेजेंट है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हो जाता है काम का बंटवारा। यहाँ पे काम का बंटवारा तो हुआ है, लेकिन ये काम सेल्स के बीच में बटा है, इसीलिए इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। बताइए, सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल प्रेजेंट होती है कि मल्टीपल? अगर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, उनकी ओरिजिन सेम है, उनका फंक्शन सेम है, तो उन्होंने टिश्यू क्यों नहीं बना पाया? क्या नहीं था? और सोचो कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं था? पता है, हमारे बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होता है ये दो प्रकार का होता है, या तो नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन या केमिकल से कोऑर्डिनेशन। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई कोऑर्डिनेशन, हमारी बात नहीं, जहां पे कोऑर्डिनेशन है वहां पे केवल दो प्रकार का कोऑर्डिनेशन, या तो केमिकल से कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेशन। और पता है, ये जो जहाँ पे भी सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ना तो कोई केमिकल ऐसा बन पाता है जिससे कोऑर्डिनेशन हो पाए, और ना उनका नर्वस सिस्टम, ना न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन हो पाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बताइए, कोऑर्डिनेशन कितनी चीज़ों से होता है? दो, केमिकल से और न्यूरॉन से। केमिकल से और न्यूरॉन से। अगर मैं कहूँ कि बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, उनकी सेल्स की ओरिजिन सेम है, फंक्शन सेम है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उनके पास ना तो ऐसे केमिकल्स बन पाए जो कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, ना न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन हो पाए। क्या ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है जहां पे ये कंडीशन प्रेजेंट है? बिल्कुल, पॉरीफेरा। कौन सा होता है? पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मल्टी सेलुलर कंडीशन तो प्रेजेंट है, लेकिन टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पाए। बताइए, पॉरीफेरा में मल्टीपल सेल्स होती है कि सिंगल सेल? इनमें सेल्स में जो काम का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ लेबर है, ये सेल्स के बीच में है कि टिश्यू के बीच में है? क्योंकि टिश्यू बना कि नहीं बना? क्योंकि टिश्यू को बनने के लिए क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। मल्टीपल सेल्स चाहिए केवल कि कोऑर्डिनेशन चाहिए? कोऑर्डिनेशन। मल्टीपल सेल्स चाहिए जिनका ओरिजिन सेम हो, फंक्शन सेम हो और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन हो। क्या हो? तो जहाँ पे सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो पाया कि नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया तो टिश्यू बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? डिवीजन ऑफ लेबर किस प्रकार का हो गया? सेलुलर लेवल। किस प्रकार का? किस प्रकार का? सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और ये किस फाइलम में प्रेजेंट है? पॉरीफेरा। कहाँ पे प्रेजेंट है? कहाँ पे प्रेजेंट है? पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। मैं कहूँ कि बेटा सेम कंडीशन है, लेकिन ये जो सेल्स है इन्होंने काम का बंटवारा तो किया, पर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन आ गया। क्या आ गया? अब वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक ही काम को परफॉर्म कर रही थी, ये आपस में कोऑर्डिनेट करने लगी। तो पता है, इन ग्रुप ऑफ सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना लिया। क्या बना लिया? टिश्यू। अभी भी ये सेल्स सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन इन सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन आ गया। क्या आ गया? और इसी कोऑर्डिनेशन के आने की वजह से टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? अब डिवीजन ऑफ लेबर टिश्यू लेवल का हो गया। कैसे लेवल का हो गया? अब काम का जो बंटवारा है ये टिश्यू लेवल पे हो गया, और इसी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग यार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बहुत डिटेल में, और बहुत एक्चुअल चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इससे ज़्यादा 11-12 तक आप भ्रम में रह सकते हो, चीज़ें आपको हल्की फुल्की पता हो, काम चल सकता है। लेकिन अगर अब भी आपको भ्रम में रखा गया और मैंने आपको इतना ही बता दिया, अब बेटा तुम फेल हो जाओगे फिर, क्योंकि तुम नहीं पढ़ रहे हो लेकिन कोई तो पढ़ रहा है, तो तुम भी उतना ही पढ़ो। कम से कम उतना तो पढ़ो जो सब पढ़ रहे हैं, या जो ब्रिलियंट बच्चा या जो सबसे अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, कम से कम तुम उतना कंटेंट तो मिले। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हो सकता है नहीं हो, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है तो उन्होंने टिश्यू क्यों नहीं बनाया। और हो सकता है कुछ बच्चों को ये भी डाउट हो कि मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, हर एक सेल अपना अपना काम खुद कर रही होगी इसलिए सेलुलर लेवल का हो गया। ऐसा भी नहीं है। ग्रुप ऑफ सेल्स एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, लेकिन तब भी टिश्यू नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया टिश्यू? क्या नहीं था? क्या नहीं था? अगर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? टिश्यू। क्या बन जाएगा? टिश्यू। और टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है बेटा सीलन ट्रेटा में और टीनोफोरा में।
सीलेंट ट्रेटा में और कहाँ प्रेजेंट होता है? टीनोफोरा। चलो इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसको एक बार लेकिन देख लो, यहीं से हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। कल तो आपका ऑफ होगा। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की रिकवरी क्लास कब लगेगी? बस लग जाएगी। कितने लोगों को सेकंड चैप्टर की रिकवरी करनी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की? अरे यार बहुत ज़्यादा हो तुम लोग यार। तुम तो यार शैवान थे, तुम्हें क्यों करनी है? रिवीजन के लिए, ठीक। कितने लोगों को लिविंग वर्ड की रिकवरी करनी है? पूरे सारे लोगों को, ठीक है। तो पहले बायोलॉजिकल कराएं कि लिविंग वर्ड? चलो पहले बायोलॉजिकल करा देते हैं, ठीक है। अंशिका बायो का, अरे यार केमिस्ट्री में लगाई दे रहे हैं। आपने बेटा M2 में एडमिशन लिया है कि M3 में? M2 के 3 चैप्टर छोड़े गए। अंशिका, आर्यन कुमार, इशिका, मान्या, प्रज्ञांश, सौम्या सिंह, शैवान खान, तन्मय सिंह, किशा मुशर्रफ, नंदिका, नितेश कुमार, काजल राजपूत, दीपांकुर, हिमांशु, सारा, अर्पिता, अंजलि, मानवी, कार्तिकेय, अस्मित, आस्था, अक्षरा, सुरभि, अर्जुन, नैतिक, शिखर, शिवा, इकरा, दीक्षा, श्रुति, सक्षम, तन्मय, जावेद, नैन्सी, मौली, आशुतोष। आपका नाम क्या है? हाँ? रक्षा। RAKSH। कहाँ से आई बेटा? अगर बहुत लैग लगे तो M3 में शिफ्ट करा लेना, ठीक। सब कुछ सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें हमारे 3 चैप्टर छूट गए तो रिकवरी बायो की, क्योंकि हमने बायो की रिकवरी हम लोगों की भी कराई नहीं है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत पड़ जाएगी। तो पहले हाँ तो बस ठीक है, अगर करा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लॉस नहीं होना चाहिए ना।